हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल शिक्षा स्फीयर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग ने डायमेंशन एनालिसिस के टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आपको दिख रहा होगा चैप्टर है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट, टॉपिक है अपना डायमेंशन एनालिसिस। क्योंकि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चंस को अभी देख रहे हैं, तो उसी के साथ में हम एक क्वेश्चन और देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या अपने से कह रहा है, पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने से कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जिसमें एक बॉब लगा हुआ है एक स्ट्रिंग से। यानी सिंपल पेंडुलम में क्या है, एक बॉब है, एक स्ट्रिंग से क्या है वो अटैच है और वो ऑक्सीलेट कर रहा है। बॉब क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। आपका बॉब आपका ऑक्सीलेट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी बॉब आपका ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको सपोज क्या करना है, आपको सपोज करना है कि जो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो फिर आपको एक्सप्रेशन निकालना है किसका, टाइम पीरियड का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कहा था कि आपको एक सिंपल पेंडुलम लेना है जिसमें एक बॉब है, अटैच है वो एक स्प्रिंग से, और आपका बॉब जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी में ऑक्सीलेट कर रहा है। तो हम ले चलिए इसके लिए एक फिगर बनाते हैं और यहां फिगर बना देते हैं एकदम कॉर्नर पे। ये हो गया आपका बॉब, ठीक है, ये आपका बॉब है। इस बॉब का मास m है, ग्रेविटी इस पे नीचे की ओर फोर्स लगा रही है और ये बॉब जो है वो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। बॉब क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीलेट कर रहा है। ऐसा है फिगर। और क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है इसकी लेंथ भी दे रखी है आपको स्ट्रिंग के, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देख लीजिए। बात किसकी हो रही है, टाइम पीरियड की बात हो रही है। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन की बात हो रही है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है, और बात हो रही है आपकी डिपेंड कर रहा है लेंथ पर। और किसकी बात हो रही है, मास ऑफ द बॉब की बात हो रही है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की बात हो रही है, मास ऑफ बॉब की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है, और बात हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। चार चीजों की बात हो रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी साथ में क्या हो रही है, बात हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों लिख रहे हैं, मेथड है लिखने का। आप सबसे पहले सबके नोटेशंस लिख लीजिए और साथ में क्या लिख लीजिए, सबके डायमेंशन एनालिसिस लिख लीजिए। डायमेंशन एनालिसिस का ही क्वेश्चन है, सबकी डायमेंशन एनालिसिस लिख लीजिए। टाइम पीरियड की हो जाएगी आपकी t, लेंथ की हो जाएगी आपकी l, मास की हो जाएगी आपकी m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हो जाएगी LT-2। सबकी डायमेंशन लिख ली गई, एकदम बात क्लियर है। सभी की डायमेंशन यहां पर लिख ली गई है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन क्या अपने से कह रहा है, क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है ऑक्सीलेशन का वो डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, यानी डिपेंड्स ऑन लेंथ। मास ऑफ द बॉब के मास पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। एकदम बात क्लियर है। इस तरीके से टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है। अब डिपेंडेंसी जो है वो क्या ऐसे ही डिपेंड करेगी या समथिंग पावर में डिपेंड करेगी, ये चीज जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस पे हम अज्यूम कर लेंगे कि वी आर अज्यूमिंग, हम अज्यूम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि जो t है प्रोपोर्शनल है l के, t है प्रोपोर्शनल है आपका l के, m के और g के। तो हम इसमें इनकी पावर को अज्यूम कर लेंगे a, b एंड c, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इफ वी फाइंड the value of
ए बी एंड सी, अगर हमें ए बी एंड सी की वैल्यू पता चल जाए, इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी वी गेट द फॉर्मूला, वी गेट द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या होगा, हम फॉर्मूले को डिराइव कर ले जाएंगे कि फॉर्मूला क्या होगा। ये फॉर्मूले में यही तो बोला है ना कि टी जो है वो एल पर एन पर जी पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है उसको निकालने के लिए अगर हमें एबीसी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम एग्जैक्ट फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे कि फॉर्मूला है क्या। ये बात एकदम क्लियर है। वी गेट द फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। ये प्रोपोर्शन का साइन जो है इसको हटाइए, कांस्टेंट लगाइए, हटाइए इसको, बचा के एल का ए, एम का बी और जी का सी। Where k is the proportionality constant, k is the proportionality constant, k क्या है अपना proportionality constant है, k क्या है अपना यहाँ पर proportionality constant है। बात क्लियर हुआ है? ठीक है, चलिए एकदम सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सब की डायमेंशंस को लिख दीजिए। डायमेंशनली वी कैन राइट, डायमेंशनली वी कैन राइट, सबकी जरा डायमेंशंस लिखिए। यहाँ टी है, टी का डायमेंशन टी ही रहेगा, के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट है क्योंकि। एल का डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, एल का डायमेंशन लेंथ हो गया, पावर ए लिखा, एम का डायमेंशन एम है, पावर बी लिखा, और जी का डायमेंशन एल टी माइनस 2 है, पावर सी लिखा। के का कोई डायमेंशन नहीं है, के को ऐसे ही लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है आपसे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि जो एलएचएस का डायमेंशन है वो आरएचएस के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एकदम बात क्लियर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम अब ये फिगर हटा दें, फिगर की कोई जरूरत नहीं है यहां पर। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां से कि एलएचएस में डायमेंशन क्या है, टी है, एलएचएस में डायमेंशन क्या है, टी है, और आरएचएस में इन सबकी डायमेंशंस है। इन सबको जरा एक साथ जरा कंबाइन कर लीजिए। तो यहां तो टी लिखा है आपके पास में, यहां हो गया के, एल, एल की डायमेंशन ए है और यहां पर एल की डायमेंशन सी है, तो ए प्लस सी यानी एल की डायमेंशन ए प्लस सी हो गई। एम पर आइए, एम पर यहां डायमेंशन बी है तो केवल बी ही है केवल, और कहीं एम दिख नहीं रहा है, केवल एक ही जगह आपके पास यहां पर एम है, तो एम की डायमेंशन तो आप बी लिख देंगे। टी पर आइए, टी की डायमेंशन देखिए यहां पर माइनस का 2c है और कहीं क्या टी है और कहीं पे भी टी नहीं है आपका, तो टी की डायमेंशन हो गई माइनस का 2c। एकदम क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल भी दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ ही आपके पास में MLT होना चाहिए तभी आप कंपेयर कर पाएंगे, वरना कंपेयर नहीं होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों तरफ में जरा MLT लगा देते हैं। यहां पे भी MLT को लगा दें, MLT, तो M 0 कर दें और T1 कर दें। भाई जो चीज नहीं है उसको भी लिखना है तो उसकी पावर 0 कर दीजिए और उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। M 0 कर दिया और L को भी 0 कर देंगे तो हम ML को लिख सकते हैं यहां पर। अब देखिए दोनों तरफ MLT है, दोनों तरफ MLT है आपका। ठीक है भाई, इधर भी MLT उधर भी MLT है। ठीक, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर कि पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग ML एंड T आर इक्वेटेड। क्या लिखेंगे, पावर ऑफ करस्पॉन्डिंग ML एंड T आर इक्वेटेड। इनकी पावर को जरा इक्वेट कीजिए, पावर को इक्वेट कीजिए। चलिए इक्वेट कीजिए। M की पावर यहां 0 है, वहां B है। L की पावर यहां 0 है, वहां A प्लस C है। T की पावर यहां 1 है, वहां T की पावर माइनस का 2C है। तो यहां से तो आपको काफी सारी चीजें मिल गई। यहां से मिल गया C की वैल्यू माइनस का 1/2 है, यहां से मिल गया कि B आपका 0 है और A प्लस C इक्वल टू 0 है। तो यहां से क्या दिखा आपको, यहां से आपको दिखा
कि a प्लस सी इक्वल टू 0 यानी a इज इक्वल टू माइनस सी, और c की वैल्यू माइनस हाफ है तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस हाफ, तो a की वैल्यू हाफ। लीजिए तीनों आ गई, आ गए तीनों, a b c तीनों निकल आए हैं यहाँ पर। ठीक, अब क्या करना है, अब क्या करना है, रख दीजिए इस इक्वेशन a पर, लिख दीजिए यहां पर, पुट द वैल्यू ऑफ a b and c इन इक्वेशन a। ये इक्वेशन a थी आपकी, रखिए वैल्यू जरा, t इज इक्वल टू के l की पावर a की पावर 1/2, a इज इक्वल टू 1/2, m की पावर b यानी 0, और g की पावर c यानी माइनस का 1/2। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, t तो m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, m की पावर 0, तो यहां से क्या मिला, यहां लिख सकते हैं कि t इज इंडिपेंडेंट ऑफ m पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा t। बचा कितना, t इज इक्वल टू के l की पावर हाफ, और नीचे हो जाएगा g की पावर हाफ। हाफ क्या हो जाएगा आपका, t इज इक्वल टू के l बाई जी को एक साथ हाफ लिख लीजिए, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, तो यहां से क्या बना अपने को, यहां से बन गया के रूट ऑफ l बाई जी, रूट ऑफ l बाई जी। तो t इज इक्वल टू के रूट ऑफ l बाई जी, दिस इज योर आंसर। t इज इक्वल टू के रूट ऑफ l बाई जी, तो कैसे डिपेंड कर रहा है, t इज इक्वल टू के रूट l बाई जी, वेयर k इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल सकता है, यही इसका क्या है, ड्रॉबैक है। यही क्या है इसका, डायमेंशन एनालिसिस का ड्रॉबैक है। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया अपना, फाइनल आंसर अपना निकल के आया t इज इक्वल टू के रूट ऑफ l बाई जी, रूट ऑफ l बाई जी, t इज इक्वल टू के रूट ऑफ l बाई जी। दिस इज योर फाइनल आंसर, t इज इक्वल टू के रूट ऑफ l बाई जी। क्लियरली विजिबल है क्या, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, नहीं है तो कट रहा है, नहीं है कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं। फाइनल आंसर क्या निकल के आया अपना, फाइनल आंसर अपना निकल के आया t इज इक्वल टू के रूट ऑफ l बाई जी। दिस इज योर फाइनल आंसर, वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, चलिए। तो ये भी एक क्वेश्चन था यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर का, डायमेंशन एनालिसिस का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बेसिस पर आप अपने एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में, न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शिक्षा स्फीयर के प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिए।